नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। साइप्रस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम ने कहा वसुधैव कुटुंबकम की सोच का सम्मान। प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत। जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन जारी। अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में पहला फेज, 1 मार्च 2027 से बाकी राज्यों में। चंडीगढ़ में 12 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की वर्कशॉप 2 दिनों तक चलेगी। अनिल विज करेंगे शुभारंभ। ऑनलाइन सर्विस को लेकर चर्चा होगी। लखनऊ में लैंडिंग के दौरान फ्लाइट से चिंगारी निकली। 250 हज यात्रियों को लेकर आई थी फायर टीम ने किया कंट्रोल। 16 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। एमपी में 24 से 48 घंटे में मानसून संभव। देश में कोरोना से लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा मौतें। जबलपुर में डिलीवरी के बाद महिला की जान चली गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वहीं राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर राष्ट्रीय जनगणना 2027 की अधिसूचना फिलहाल जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि अभी तक इंतजार किया जा रहा था, एक लंबा अरसा जो कि इंतजार का, और अब ये अधिसूचना नोटिफिकेशन चूंकि जारी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने जारी की है अधिसूचना। देश में शुरू हुई है सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। प्रक्रिया 2027 तक पूरी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जनगणना से देश की जनसंख्या का सटीक जो आंकड़ा है वो भी मिलेगा। प्रशासन ने शुरू कर दी है तैयारियां। जनगणना के लिए व्यापक स्तर पर अधिकारी भी जुटे हैं। देश के विकास और इसी के साथ ही योजनाओं के लिए जनगणना बेहद जरूरी है। तो 1931 के बाद ये पहली बार होगा जब जनगणना और जातीय जनगणना दोनों साथ में कराई जाएगी। हालांकि जनगणना की बात कर ले तो 2011 में कराई गई थी, लेकिन इसके बाद 2021 में होनी थी। चूंकि कोविड का समय था और कोरोना के चलते 2021 में जनगणना नहीं कराई जा सकी थी। अब चूंकि ये है कि 2025 में ये जनगणना भी होगी, साथ ही जातीय जनगणना भी साथ में कराई जाएगी। 2027 तक इसका जो समय तय किया गया है, 2027 तक जातीय जनगणना और जनगणना दोनों साथ में कराई जाएगी। 2025 से 2027 तक की पूरा ये आंकड़ा है और ये पूरा जो समय पीरियड है वो भी देखा जा रहा है कि जनगणना के लिए व्यापक स्तर पर अधिकारी भी जुटे हुए हैं। तो राष्ट्रीय जनगणना 2027 की अधिसूचना फिलहाल जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना को चूंकि जारी किया है, नीतिगत और संवैधानिक रूप से भी काफ़ी फायदेमंद भी साबित होगी। और इसी के साथ ही तो 2025 की चूंकि ये जनगणना है 2027 तक चलेगी। साथ ही 2021 की जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना का काल चल रहा था और इस पीरियड में जनगणना चूंकि नहीं कराई जा सकी थी। जनगणना के लिए व्यापक स्तर पर फिलहाल अधिकारी भी अपने स्तर पर कार्य में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2027 की अधिसूचना फिलहाल जारी कर दी गई है। प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और एक समय था जब इंतजार किया जा रहा था। जो बयानबाजियां थी जातीय जनगणना को लेकर के, लगातार देखा भी जा रहा था कि राहुल गांधी हमेशा जो मुद्दा उठाते थे जातीय जनगणना को लेकर के उठाते थे और तमाम विपक्षी पार्टियों ने जातीय जनगणना को लेकर के कई तरह के सवाल भी केंद्र सरकार पर खड़े किए थे। अब चूंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया है कि जातीय जनगणना भी कराई जाएगी जनगणना के साथ में।
तो ये नोटिफिकेशन है, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं नोटिफिकेशन की, जो कि अधिसूचना जारी हुई है। प्रक्रिया 2027 तक पूरी होने की उम्मीद चूंकि जताई जा रही है। फिलहाल जनगणना से देश की जनसंख्या का जो सटीक आंकड़ा है वो भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, जिसकी तैयारियां प्रशासन ने अभी से शुरू कर दी है। और अखिलेश हमारे साथ विशेष संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इंतज़ार किया जा रहा था जातीय जनगणना को लेकर के, अब वो इंतज़ार खत्म होता नज़र आ रहा है। और जातीय जनगणना तो होगी ही, लेकिन उसके साथ ही साथ जनगणना भी होगी, और ये पहली बार होगा जो दोनों साथ में होगी। देखिए, बता दें कि जनगणना की मांग लगातार विपक्ष की तरफ किया जा रहा था, चाहे राहुल गांधी हो, और खासकर ये मुद्दा बिहार में सबसे ज्यादा हावी था, और उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग लगातार अखिलेश यादव उठा रहे थे। तो अब फिलहाल इसे विपक्ष अब तक अपनी जीत बता रहा था। भारत सरकार ने इसको आगे बढ़कर जब घोषणा की कि वो जनगणना कराएंगे, और जनगणना कराने की अधिसूचना आज आधिकारिक तौर पर राजपत्र में जारी कर दी गई, और उसके बाद बाकायदा इसका शेड्यूल भी जारी किया गया कि कैसे और किस तरह की होगी और कितने चरणों में होगी। तो 2 चरणों में जनगणना कराने के लिए भारत सरकार ने आज अधिसूचना राजपत्र में जारी की है। और अधिसूचना जारी होने के बाद ये है कि पहला चरण जो जनगणना के शुरू होगा उसमें ये कहा गया है कि पहले मकानों की सूची बनेगी, मकानों के कितने स्थान है उसमें को लेकर बनेगी। फिर दूसरा नंबर जो सूचना हो वो दूसरा चरण ये होगा कि उसमें कितने लोग रह रहे हैं, मकान की जो एक संख्या है उस मकान में कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं, सामाजिक स्तर क्या है, आर्थिक स्तर क्या है, सांस्कृतिक स्तर क्या है, शिक्षा क्या है, किस जाति है, किस समुदाय से आते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर भी दूसरी जनगणना होगी। और ये कहा जा सकता है कि जो पहली बार जनगणना होने जा रही है आजादी से अब तक की, इसे 8वीं जनगणना 16वीं जनगणना के तौर पर 8वीं जनगणना के तौर पर कहा जा सकता है। और अब तक की जो जनगणना शुरू हुई थी उसको ये 16वीं जनगणना के तौर पर कहा जा रहा है। तो अब मिला के कुल ये कह सकते हैं कि जो जनगणना होगी उससे सामाजिक जो परिवर्तन की बात कही जा रही थी, लगातार विपक्ष एक कह रहा था कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इस जनगणना से जब उनकी स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर जब संख्या की गणना हो जाएगी उसके आधार पर कह सकते हैं कि एक बार फिर राजनीति गर्म होगी, क्योंकि जो लगातार मांग की जा रही थी कि जिसकी जितनी संख्या, जिसकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए, फिर इस जनगणना के बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन से समुदाय और जाति के लोग कितने हैं और वो किस क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, किस प्रदेश में उनकी संख्या कैसी है, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और बहुदलित क्या कैटेगरी बताई जाएंगी। ये बात के और सवाल खड़े होंगे, लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब जो जनगणना होगी वो 2 चरणों में होगी। 2 चरणों की जनगणना में जाति धर्म आधारित होगी, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र के आधार पर होगी, घर मकान है किस स्थिति पर और उनके पास सुख सुविधाएं कैसी, इन सारी चीजों की फॉर्म में एंट्री होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार की जनगणना एक सामाजिक परिवर्तन लेकर आएगी। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन जिस तरह से कहा कि सामाजिक परिवेश में भी देखा जाएगा अहम बदलाव होगा, लेकिन अगर बात करें तो सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को अगर रखा जाए तो क्या महत्व तो नज़र आ रहा है, और ऐसा क्यों कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आंका जाए तो कितना सटीक बैठेगा ये जातीय जनगणना? देखिए बनना, इसमें सबसे बड़ी खास तौर पर ये गौर करना होगा कि जितनी लोगों की संख्या है क्या उनको उस स्तर की सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही, या उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए क्या उनकी उतनी हिस्सेदारी उन योजनाओं में मिल पा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है सरकार जिसको जो चीज देना चाहती है क्या उस तक पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पा रही। सरकार जिस समाज धर्म की उन योजनाओं के माध्यम से मदद करना चाहता है, जिन योजनाओं को उन खास समाज के आधार और जाति आधार बेसिस लोगों के लिए चलाना चाहता है, जब सरकार के पास वो डेटा होगा कि जाति के इतने हैं, इस समुदाय के इतने हैं और इस सांस्कृतिक और सामाजिक और क्षेत्रवाद के आधार पर इतने लोग हैं, तो सरकार को नई योजनाओं को चलाने में, नई योजनाओं का लाभ धरातल पहुंचाने में, नई योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में भी बहुत मदद मिलेगी। और जहां तक बात विपक्ष उठा रहा था कि हर
एक की संख्या एक अलग है, लेकिन आज उनको कम संख्या से गिना जा रहा है। उनकी भारी संख्या है, बड़ी संख्या है, ज्यादा संख्या है, लेकिन उसके हिसाब से उनको काम नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से उनको लाभ नहीं मिल रहा, उसके हिसाब से उनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब एक बार जनगणना हो जाएगी और जातिगत जनगणना भी हो जाएगी, तो जाति और लोगों की संख्या भी आ जाएगी, जातिगत भी संख्या सामने आ जाएगी, तो सरकार जिसको जिस आधार पर लाभ देना चाहेगी उस सामाजिक परिवर्तन के लिए उस दिशा में योजनाओं का एक पूरी तरह से लॉन्चिंग होगी और इन योजनाओं के माध्यम से उनको एक लाभ देने की प्रक्रिया में सरकार निष्पक्ष तौर पर आगे बढ़ सकती है कि इस जाति समुदाय को लाभ मिलना चाहिए, तो अब हम इसको इस तरह से देने जा रहे हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 1931 का वो दौर था जब जातीय जनगणना, जातिगत जनगणना चूंकि कराई गई थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या 2025 का ये समय आधुनिक युग चल रहा है और ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरा 1931 से लेकर के 2025 तक ये पहली बार होगा जब जातिगत जनगणना कराई जा रही है। क्या जो विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर थी सत्ता पक्ष पर और बयानबाजियां जातिगत जनगणना को लेकर के जिस तरह से प्रदर्शन भी किए जा रहे, क्या इसको लेकर के ये कराया जा रहा है? देखिए, जातिगत जनगणना का माहौल इस तरह से बनता जा रहा था और इस माहौल को चुनावी मुद्दे में तब्दील होती नजर सभी पार्टियां देख रही थी। जो विपक्षी पार्टियां थी इसे चुनावी मुद्दा में बनाने के लिए लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, कह रही थी जनगणना होना चाहिए और साथ ही जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो लगातार इससे पीछे हट रही थी, लेकिन अचानक जातिगत जनगणना कराए जाने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया और आज केंद्र सरकार ने उसका राजपत्र में अधिसूचित भी कर दिया। तो अब कहा जा सकता है कि जो विपक्ष इस मुद्दे को बुलाना चाहता था, जातिगत जनगणना के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता था, जातिगत जनगणना के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में जो विपक्ष लगा था, सरकार ने उसमें आगे बढ़कर जो फैसला लिया है, तो कह सकते हैं कि अब सरकार में जो अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी जब चुनावी मैदान में उतरेगी तो विपक्ष को जवाब देने के लिए उसके पास होगा, क्योंकि वो चाहता है कि अगर विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरता है तो वो कह सकते हैं कि मैंने फैसला लिया है। कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने ना तो जनगणना जातिगत कराई, ना तो उसके कभी आंकड़े उजागर किए हैं, और अब मोदी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मिलकर इस काम को करने जा रही है। सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती है, सामाजिक उत्थान चाहती है। समाज में जो जातियां पिछड़ी हैं, जिनकी संख्या अभी सामने नहीं, उनको लाभ नहीं मिला, उनको लाभ देने का काम करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जातिगत जनगणना के मुद्दों को चुनावी मुद्दे में लगातार प्रयोग करेंगे और प्रचार प्रसार में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा और दोनों एक दूसरे को मुकाबले। विपक्ष कहेगा कि मेरे दबाव में सरकार ने कदम उठाया और सरकार कहेगी कि जनता के हित में उन्होंने फैसला लिया, उस समय रहते इस पर उन्होंने काम भी शुरू किया। धन्यवाद। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी मतलब कि इनकी खास गिनती इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? और भी तबके के लोग हैं, और भी वर्ग के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी को ही अहम क्यों माना जा रहा है इस जातिगत जनगणना में? इस तौर पर देखा जा सकता है कि राजनीति में मुद्दा बहुजनों का सबसे आगे उठाया जाता है, पिछड़ों को मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठाया जाता है, फिर अनुसूचित जाति के मुद्दे को उठाया जाता है, अनुसूचित जनजाति के मुद्दे को उठाया जाता है, आदिवासियों के मुद्दे को उठाया जाता है। और विपक्ष का जब चुनाव में उतरता है या सरकार में जो पार्टी अगुवाई कर रही थी वो जब चुनाव में उतरती है तो हर पार्टी का लक्ष्य चुनाव जीतना होता है, सरकार चलाना होता है, ना कि सरकार को अच्छे से चलाने का लक्ष्य होता है। उसका लक्ष्य होता है कि सिस्टम चाहे जैसे चले, सरकार चाहे जैसे चले, लेकिन चुनाव जीतना चाहिए। और चुनाव जीतने के लिए उसको चाहे वो पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे अल्पसंख्यक हो, किसी भी समुदाय के वोट को पाने के लिए जो गुना गणित उनको करना रहता है उसको करना। और जो सामाजिक संख्या पर देखी जाए तो सामान्य वर्ग के जो आंकड़े हैं वो कम आते हैं और जो आंकड़े होते हैं वो वोट डालने नहीं जाते, मतगणना केंद्र तक नहीं पहुंचते हैं। और वही अगर बात की जाए तो पिछड़ों में भारी संख्या में वोट डालने जाते हैं, दलित उससे भी अधिक संख्या में वोट डालने जाते हैं। तो लगातार पार्टियां जिन पार्टियां अपने वोट बैंक के हिसाब से मुद्दे को उठाती हैं, वो कहते हैं कि हमारे समुदाय की इतनी संख्या है और इन लोगों को उतना लाभ नहीं मिल रहा है, जितनी इनकी संख्या है उतना उनको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना होगी तो उनकी संख्या के हिसाब से उनको लाभ मिलेगा और उनकी संख्या के हिसाब से सरकार को योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी बनानी पड़ेगी। सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो जितनी भी जातियां हैं, जिन जातियों की अगुवाई करने वाली पार्टियां हैं या वो पार्टियां जो जाति
क्षेत्र और समुदाय के साथ राजनीति करती हैं, वो उन जातियों के लिए लड़ाई लड़ती हैं, उनकी आवाज उठाती हैं और उनके लिए कहती हैं कि लगातार उनकी हिस्सेदारी तय हो, उनकी संख्या तय हो, ताकि योजनाओं में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। वंदना। बहुत शुक्रिया अखिलेश पूरी जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी दिल्ली से खबर, राष्ट्रीय जाति जनगणना और जनगणना दोनों साथ में कराई जाएगी। 1931 के बाद ये पहला दौर होगा जब ये पहली बार दोनों साथ में कराई जानी है। और इसी बीच कानपुर से आ रही है खबर, जहां पर डीएम सीएमओ विवाद में एक और जनप्रतिनिधि की एंट्री हो गई है। अरुण पाठक ने भी डिप्टी सीएम को पत्र लिखा और सीएमओ को ना हटाने के लिए पत्र ये लिखा गया। सीएमओ को जनता से जुड़े जो कार्य कहे जाते हैं वो कर देते हैं, मुझे किसी प्रकार के विवाद की नहीं जानकारी है। इस तरह की जो बात है ये निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, सीएमओ को जनता से जुड़े जो कार्य कहे जाते हैं वो कर दिए जाते हैं। अरुण पाठक ने भी डिप्टी सीएम को ये पत्र लिखा और पत्र लिख करके बड़ी बातें कही। सीएमओ को ना हटाने के लिए पत्र लिखा गया है अरुण पाठक की ओर से, और साथ ही सीएमओ को जनता से जुड़े जो कार्य कहे जाते हैं वो कर देते हैं, ऐसा अरुण पाठक का फिलहाल कहना है। डिप्टी सीएम को ये पत्र लिखा गया, पत्र के माध्यम से बड़ी बातें कही गई। सारिका गुप्ता इसी खबर पर है। सारिका, जिस तरह से देखा जा रहा है अरुण पाठक ने भी एक पत्र लिखा है डिप्टी सीएम को और सीएमओ को ना हटाने की अपील की है, पूरा मामला विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से कानपुर के जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरिदत्त ने ही जो है एक दूसरे से तकरार पर हैं। दोनों के एक दूसरे की जो तकरार है वो अब सार्वजनिक हो गई है, मीडिया में ये बात आ चुकी है और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई है उसके ऑडियो और वीडियो भी तेजी से वायरल हो चुके हैं। लगातार इनका जो तकरार है वो सामने आता जा रहा है, लेकिन अब तकरार पर पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एंट्री मारी थी और अब जो है एमएलसी अरुण पाठक ने एंट्री मारी है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पे अब जनप्रतिनिधियों ने एंट्री मारना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने सीएमओ के सरल स्वभाव की बात कही थी और कहा था कि वो इस समय अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें कहीं पर भी ना भेजा जाए ना ही हटाया जाए। इसके बाद जो है जब ये पूरा प्रकरण मीडिया पर आया, फिर उसके बाद आज जो है दूसरा लेटर जनप्रतिनिधि जो अरुण पाठक है उनका सामने आया और उन्होंने भी सीएमओ की तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि जनता का जो भी कार्य होता है वो सीएमओ को अगर बताया जाता है तो वो उसे तुरंत कर देते हैं। कहीं ना कहीं सीएमओ की कार्यशैली अच्छी है और इसको लेकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहीं ना कहीं इस पूरे पत्र का जो रूप है वो ये रहा है कि सीएमओ को जो है ना हटाया जाए कानपुर से। तो अब जो है पत्रवार शुरू हो चुका है इस पूरे तकरार में जो डीएम और सीएमओ के बीच चल रहा है। यहाँ पर अब जनप्रतिनिधियों ने एंट्री करना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं लगातार अब पत्र के माध्यम से जो है सीएमओ का तबादला ना करने की जो बात है वो भी अब सामने आने लगी है। हाँ बिल्कुल सारिका, लेकिन एक बार जो जनता है, जो दर्शक हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि पूरा मामला उठा कहाँ से था, आखिर सीएमओ को हटाने की मांग क्यों की जा रही थी डीएम की ओर से। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से नवंबर 2024 में कानपुर में सीएमओ आए थे और उसके बाद ही 2025 में ही जिला अधिकारी भी कानपुर में आए थे और दोनों लोगों ने आते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए अस्पतालों में और सार्वजनिक जो जगहें हैं वहां पर जाकर जो औचक निरीक्षण है वो किया था और उसके बाद कड़े एक्शन लिए गए थे। तो कुछ ऐसे अस्पताल रहे हैं जहां पर दोनों लोगों ने निरीक्षण किया, कार्रवाई भी करी और जो डॉक्टर अनुपस्थित थे उनका वेतन भी रोका गया। काफी अच्छी ये प्रणाली चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीएमओ डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है उसका जब उजागर होने लगा तो फिर भ्रष्टाचारियों ने डीएम से शिकायत करी और डीएम ने पूरी बात समझते हुए और उसके बाद सीएमओ से बातचीत करना चाहा, लेकिन बात ना होने के कारण एक जो समझ है उस बीच में आ गई और कहीं ना कहीं दोनों लोगों के बीच जो है इस तरीके की तकरार देखने को मिली है। उसके बाद दोनों के जो वीडियो है वो वायरल हुए। हाल ही में जब सीएमओ डीएम की एक बैठक में जा रहे थे तो डीएम ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और पूरा प्रकरण ये उसी दिन का है जब सीएमओ को बैठक से सभी अधिकारियों के सामने बाहर कर दिया गया। उसके बाद सीएमओ ने अपने
रोते हुए चेहरे के साथ ये बात मीडिया को बताई कि किस तरीके से डीएम का दो मुआ व्यवहार उनके साथ है और लगातार उनको हटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और उनकी जो कार्यशैली है वो भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने की है और कहीं ना कहीं सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो अब डीएम के पास पहुंच चुके हैं और डीएम के सह पर ही उनको हटाने की इस तरीके की कूटनीति जो है रची गई है। बहुत शुक्रिया सारिका पूरी जानकारी साझा करने के लिए। खबर कानपुर से बता रहे हैं अरुण पाठक ने भी अब चूंकि उन्होंने भी कहा है कि अच्छे व्यक्ति हैं, कार्यशैली उनकी अच्छी है, सीएमओ की, उनको ना हटाया जाए। तमाम तरह की जो बड़ी बातें हैं वो देखी जा रही है। कानपुर से खबर अरुण पाठक ने भी डिप्टी सीएम को पत्र लिखा और साथ ही पत्र लिखकर सीएमओ को ना हटाने के लिए अपील की। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज से आ रही है खबर जहां पर शुरू हुई इलेक्ट्रिक अटल बस सेवा। आसपास के जिलों को अब बस सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ व ऊंचाहार तक बसें दौड़ेंगी। सैनी, खागा, हंडिया का सफर भी आसान होगा। फिलहाल अस्थायी चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज की जाएंगी बसें। प्रयाग डिपो में प्रस्तावित है स्थायी चार्जिंग स्टेशन। प्रयागराज से एक खबर आपको बता रहे हैं। सैनी, खागा, हंडिया का सफर आसान होगा चूंकि अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। फिलहाल अस्थायी चार्जिंग स्टेशनों पर बसों को चार्ज किया जाएगा। प्रयाग डिपो में प्रस्तावित है स्थायी चार्जिंग स्टेशन। तो प्रयागराज से खबर शुरू हुई है इलेक्ट्रिक अटल बस सेवा और इस सेवा के जरिए जो लोग होंगे उनको आसान लगेगा रास्ता और चूंकि काफ़ी सहूलियत भी मिलेगी। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और ऊंचाहार तक ये बसें जो कि इलेक्ट्रिक बसें हैं दौड़ेंगी। तो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ऊंचाहार तक ये बसें दौड़ेंगी। सैनिक खागा, हंडिया का सफर भी आसान होगा। खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। फिलहाल अस्थायी चार्जिंग स्टेशनों पर चार्जिंग की जाएगी। खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और ऊंचाहार में भी ये बसें दौड़ेंगी। सफ़र काफ़ी आसान होगा जब इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और ऊंचाहार तक बसों का संचालन होगा। लोगों को काफ़ी आराम होगा, सहूलियतें जो कि हैं वो भी मिलेंगी। अस्थायी चार्जिंग स्टेशनों पर बसों को चार्ज किया जाएगा। प्रयाग डिपो में स्थायी रूप से चार्जिंग प्रस्तावित स्टेशन है। और वहीं एटा से भी खबर बता देते हैं जहां पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की नई टीम सक्रिय हुई है और अध्यक्ष बनने के बाद पंकज गुप्ता की डीएम से मुलाकात हुई है।
एटा से एक खबर बता रहे हैं आपको। अध्यक्ष बनने के बाद पंकज गुप्ता की डीएम से मुलाकात हुई और पत्रकार स्थायी समिति के गठन की मांग भी उठी है। 3 वर्षों से नहीं हुई प्रेस समिति की बैठक, डीएम प्रेम रंजन सिंह को सौंपा ज्ञापन और जिलाधिकारी ने ज्ञापन का संज्ञान लिया। सूचना अधिकारी को समिति का गठन का आदेश भी जारी किया है। तो वहीं समिति की नियमित बैठक कराने पर जोर दिया गया। पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। पंकज गुप्ता ने पत्रकार हितों की आवाज उठाई है। कोतवाली नगर क्षेत्र के डीएम कार्यालय में मुलाकात हुई। पत्रकारों ने उम्मीद जताई है कि अब नियमित उनकी सुनवाई भी होगी। एटा से एक खबर बता रहे हैं आपको। पंकज गुप्ता ने पत्रकार हितों की आवाज उठाई है। तो कोतवाली नगर क्षेत्र के डीएम कार्यालय में मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद चूंकि कहा जा रहा है कि एक तरह से उम्मीद भी जताई जा रही है कि उनके मामले को लेकर के संज्ञान चूंकि जिलाधिकारी की ओर से लिया भी जाएगा। कन्नौज से खबर, जहां पर कन्नौज में फिर दौड़ने लगी सीज की गई प्राइवेट बस। जुर्माना भरते ही दोबारा सड़क पर नजर आ रही हैं बसें और एआरटीओ ने पहले किया था सीज और अब फिर से उनका संचालन शुरू कर दिया गया। दबंगई के दम पर बस संचालक का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। यात्रियों से वसूला जा रहा मनमाना किराया और रोडवेज कर्मियों को धमकियां दी जा रही हैं। दोबारा पकड़ी गई बस और मौके पर हुआ हंगामा। छिबरामऊ में अवैध बस संचालन बना चिंता का विषय। क्योंकि जुर्माना भरने के बाद फिर से बसें संचालित कर दी जाती हैं। जो भी सीज की गई बसें हैं उनका दोबारा से संचालन शुरू कर दिया जाता है, जिससे यात्रियों में भी अब काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हड़कंप भी देखा जा रहे हैं। चूंकि छिबरामऊ में हंगामा भी देखा गया। और अमित मिश्रा ऐसी खबर पर है। अमित, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो बसें सीज कर दी गई थी, जुर्माना जैसे ही भरा गया फिर से वो रोड पर दिखाई दे रही हैं और हंगामा भी अब देखा जा रहा है। अभी की स्थिति क्या है और किस तरह की कार्रवाई? में ये जो मामला सामने आया है, इसमें जो ये प्राइवेट बस है इसका रंग रोगन करके इसको रोडवेज बस का स्वरूप देकर इसको चलाया जा रहा था और उसके बाद पीटीओ ने इसके ऊपर कार्रवाई की और इसको सीज किया गया। जिसके बाद इनके ऊपर जो जुर्माना लगा था उसको जुर्माना भर के इन लोगों ने जुर्माना भरकर वापस ले लिया बस और उसके बाद फिर से इसका संचालक बेधड़क चालू कर दिया। तो ऐसे में सवाल अब बहुत बड़े बड़े उठते हैं कि ये इन लोगों को किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, ये शासन प्रशासन को कुछ समझते नहीं है और खुलेआम इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करता है। रोडवेज बस का संचालन, रोडवेज बस की जो गाड़ियां का जो स्वरूप होता है उसी स्वरूप की एक प्राइवेट बस बनाई। उसके बाद उसमें यात्रियों से किराया भी अनाप शनाप वसूलना, जिसमें पर्चियां दिखाई यात्रियों ने कि उनको कन्नौज से बैठाया जाता है लेकिन उनका टिकट कहीं और से काटा जाता है। तो तमाम तरीके के ये सवालात खड़े हो गए हैं। आखिर इतनी हिम्मत इन फर्जी लोगों के अंदर कहां से रही है? क्यों कोई इनके ऊपर ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही जिससे एक बड़ा मैसेज पूरे यूपी में जाए? क्योंकि सरकार जिस तरह चल रही है, जिलो टॉलनी सरकार बताते रहते हैं, सारे इनके मंत्री बोला करते हैं, लेकिन कन्नौज में ये कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी हिम्मत इसके अंदर, ये जो बस संचालक करने वाले लोग थे, इतनी हिम्मत कहां से गई है इनके अंदर? बस एक बार सीज हुई है, सीज होने के बाद जब उन्होंने जुर्माना भरा है फिर वापस ले गए और वापस लेते ही फिर उसका संचालन शुरू कर दिया है, या फिर इतनी जल्दी ये बस छूट कैसे गई? तमाम तरीके के सवाल हैं इसमें। लेकिन ये जो बेखौफ होकर ये जिस तरह से चला रहे हैं और आज रोडवेज कर्मचारियों ने जब इनको पकड़ा है तो उसके बाद इन लोगों ने बदसलूकी भी की है रोडवेज कर्मचारियों से, उनके अधिकारियों से। तो उन्होंने भी बोला है कि अगर इस तरह से ये लोग धमकी देंगे या इस तरह से करेंगे तो हम लोग को तो काम करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल अमित, पूरी जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। कन्नौज से एक खबर जहां पर मनमानी देखी जा रही है बस संचालकों की ओर से। मनमानी देखी जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां नगरपालिका परिषद की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ और बोर्ड की बैठक में यह 6वीं बार हंगामा हुआ है। नगरपालिका अध्यक्ष ने पार्षदों पर शराब पीकर आने का आरोप लगाया। वहीं पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष पर बाहर से गुंडे बुलवाने का आरोप लगाया। महिला पार्षदों ने भी बाहर से आए गुंडों पर अभद्रता और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर पार्षदों और नगरपालिका अध्यक्ष के बीच जमकर तीखी बहस भी हुई। बोर्ड बैठक के बीच नाराज
नाराज पार्षदों ने जमीन पर बैठकर नाराजगी जताई है। हंगामा देख बैठक को छोड़कर नगरपालिका अध्यक्ष सदन से बाहर निकल आए। पार्षदों ने जमकर की नारेबाजी और नारेबाजी करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर पर गंभीर आरोप लगाए और शहर कोतवाली क्षेत्र के नगरपालिका परिषद का पूरा मामला बताया जा रहा है। बैठक होती है, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तख्त सभासद हैं जो कि प्लानिंग करके चेयरमैन के ऊपर हमला कराना चाहते हैं और बोर्ड को चलने नहीं देते हैं। ड्रिंक कर करके आते हैं बोर्ड में और यहाँ पे हंगामा करते हैं, बोर्ड चलने नहीं देते हैं और महिलाओं को आगे करके अध्यक्ष के ऊपर हमला कराना चाहते हैं। तो मेरी जान का खतरा है। 4, 6, 10 सभासद हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं। दलित परिवार से हूं, इसलिए नगर पालिका को नहीं चलाने देना चाहते हैं और ये कहते हैं कि तुम दलित हो, तुमको नगर पालिका। खबर कानपुर से, जहां शहर की पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए चोरी और गुम हुए करीब 100 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए। इन मोबाइल्स की कुल कीमत लगभग 22 लाख रुपए आंकी गई। लंबे समय से गायब ये मोबाइल साइबर सेल और लोकल पुलिस टीम की कड़ी मेहनत से बरामद किए गए हैं। डीसीपी एसके सिंह ने बताया कि मोबाइल्स की बरामदगी में कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद ली गई। मोबाइल फोन वापस पाकर कई लोग भावुक हो उठे और पुलिस का आभार भी जताया और इस अभियान में न केवल लोगों को उनका कीमती सामान लौटाया बल्कि उनकी मानसिक शांति भी लौटाई है। ये देखिए, हमारी जो सर्विलांस टीम है सेंट्रल जोन की और जो पवन प्रताप सिंह है जो इंचार्ज हैं, उनकी पूरी टीम ने किया है। पिछले 3 महीने से सर्विलांस की टीम ने जो भी मोबाइल गुम हुए थे उस पर लगे और जिन्होंने किया था उस पर किए। और इसमें आपने देखा होगा कि 100 मोबाइल यहाँ पे हैं, 100 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें 1,50,000 1.5 लाख का सैमसंग का मोबाइल है। महंगा मोबाइल है, कीमती मोबाइल है। और कई लोगों ने, जो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस डराती ही नहीं है, पुलिस हैप्पी भी फील कराती है। आज लोगों को हैप्पी फील हुआ है। किस तरीके से आपका मोबाइल चोरी हुआ था या गुम हुआ था? नहीं, मेरा बेटा जा रहा हुआ था तो रास्ते में गिर गया था मोबाइल, तो मैंने थाने में एप्लीकेशन दी हुई थी। लगभग कितने दिन बाद मोबाइल मिला? ये मेरे बेटे का मोबाइल 22 नवंबर को गिरा था, तो उसके बाद मैंने थाने में दी हुई थी एप्लीकेशन और सर्विलांस पे भी लगाया हुआ था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो फिर हम भी नाउम्मीद हो गए थे कि अब तो मुश्किल ही है मिलना। लेकिन अभी सडन जब कॉल आया तो यकीन हुआ कि हाँ, यूपी पुलिस वाकई हेड्स ऑफ यू यूपी पुलिस। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा टल गया, जब सऊदी अरब एयरलाइंस के एक विमान के बाएं पहिए से अचानक चिंगारी और धुआं उठने लगा। ये घटना विमान के लैंडिंग के तुरंत बाद टैक्सी वे पर जाते समय हुई। विमान में 250 हज यात्री सवार थे जो सऊदी अरब से लौटे थे। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी को सूचना दी और जिसके बाद फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से पानी डालकर आग पर काबू पाया है। गनीमत रहे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया। विमान में सवार यात्रियों में बहराइच, अयोध्या और कन्नौज के रहने वाले हज यात्री शामिल थे, जैसे अब्दुल्ला अजीज, आफ्ताब आलम खान, उस्मान अली और अब्दुल्ला हकोए खान, मोहम्मद नईम और इरशाद शेख जैसे कई लोग शामिल थे। और फिलहाल विमान में आग लगने के कारणों की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। हाल ही में अहमदाबाद और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई विमान दुर्घटनाओं के चलते लोगों में डर का माहौल है और इस घटना के बाद कुछ यात्रियों ने अपनी टिकटें भी कैंसिल कराना शुरू कर दिया। जानकारी मिलने तक सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन लगातार हो रही घटनाएं नागरिक उड्डयन सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर है, जहां पर जो सऊदी से विमान आया था जिसमें चिंगारियां देखी गई थी।
हम दिखा सकते हैं कि ये लखनऊ एयरपोर्ट यही है जहां पर जब विमान लैंड हुआ जिसमें 250 यात्री सवार थे, उनको सुरक्षित उतार लिया गया है। उनमें से लगभग 6 हज यात्री भी थे जो अलग अलग जिलों से थे, वो भी यहाँ पहुंचे थे, पर यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। और जब पायलट को इसकी सूचना मिली तो पायलट ने तुरंत ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी सूचना दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी और आग पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर तुरंत काबू पाया गया। और आग का कारण क्या था, इसको लेकर के इंजीनियरों की टीम भी लगाई गई है जो जांच अंदर चल रही है, क्योंकि किन कारणों से यह आग लगी थी, क्योंकि इससे पहले ही औरंगाबाद हादसा हो चुका है। लोग काफी डरे हुए हैं। उत्तराखंड में भी अभी पायलट समेत 6 लोग मरे थे, जो लगभग जो क्रैश हुआ था, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिससे लोगों में कहीं न कहीं डर है। अब इन कारणों का क्या कारण था जो चिंगारी निकली और यात्री, क्योंकि प्लेन की यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है, पर अब इसको लेकर भी लोगों में डर है। कई प्लेन यात्री जो आ रहे थे उन्होंने टिकट भी कई लोगों ने कैंसिल कराना सही समझा, क्योंकि लगातार हादसे सामने आते जा रहे हैं। अब इस हादसे को लेकर के जो लखनऊ में हुआ, क्या रनवे में कमी थी या कोई और अन्य कारण था, जिसको लेकर के इंजीनियरों की टीम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फायर की टीम ये सब लगी हुई है। के न्यूज के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। खबर कानपुर से, जहां पर फादर्स डे पर एक पिता ने रिश्तों को कलंकित करते हुए नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म कर दिया। रोते हुए बर्रा थाने पहुंची किशोरी ने पिता की करतूत बताई। पिछले 1 साल से मां के काम पर जाते ही उसका शारीरिक शोषण करता था, विरोध करने पर मारपीट भी करता था, धमकाता था। और बता दें कि 17 साल की पीड़ित किशोरी की मां ने बताया कि उसके सगे पिता प्राइवेट नौकरी करते थे। अनबन के बाद मैंने उनसे तलाक लेकर 9 साल पहले इलाके के रहने वाले आरोपित से शादी कर ली थी और वह हलवाई का काम करता था। सौतेले पिता से एक बेटा और एक बेटी है। पिता और बीते दिनों किशोरी की मामी घर आई थी, उन्हें भी पिता की हरकतों पर शक हुआ। मामी ने जब यह बात किशोरी की मां को बताई तो उसके बाद से पिता के ऊपर निगाह रखना शुरू कर दिया। रविवार को पीड़ित किशोरी की मां काम पर गई थी। घर पर पिता और छोटे भाई बहन थे। पिता ने दोनों बच्चों को खेलने के बहाने बाहर भेज दिया और इसके बाद उसे अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया। इसी दौरान अचानक मां घर आ गई और छोटे भाई बहन को घर के बाहर देख उसे शक हुआ और इस पर वह दरवाजे को धक्का देकर सीधे अंदर आ गई। उसके अस्त व्यस्त कपड़े देखकर पूछा तो सच्चाई सामने आई। कहा कि पिछले 1 साल से पिता उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। मां ने विरोध किया तो आरोपित ने दोनों से मारपीट की। इस पर भागकर दोनों थाने पहुंचे और किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपित सौतेले पिता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है। करके आए तो वो मार पीट रहा था। हम अंदर घुसे तो हमने कहा क्या हुआ, मार पीट के उसके साथ गलत किया। करने के बाद जब हम घुसे तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगा कुंडी बंद करके। फिर जैसे तैसे बाहर निकले, बेटी को बुलाए। छोटी वाली बेटी से पूछा तो बोली कि हाँ मम्मी, हमको ये रोज 1 साल से मेरे साथ कर रहा है। कह रहा अगर तुम बताओगी अपनी माँ से या पड़ोसी में या कहीं भी तो तुमको, तुम्हारी माँ को, सबको मार डालेंगे, पूरा घर बर्बाद कर देंगे। ब्यूरो चीफ मधुर मोहन इसी खबर पर है। मधुर, क्या अभी तक आरोपित पिता की तलाश पुलिस ने कर पाई है? नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म का ये मामला और कानपुर से खबर। 1 साल से दुष्कर्म करता था आरोपित सौतेला पिता और ये जघन्य अपराध जो कि फादर्स डे के मौके पर देखा गया, रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबर। और नाबालिग सौतेली बेटी से पिता ने दुष्कर्म किया। मधुर मोहन ब्यूरो चीफ इसी खबर पर हमारे साथ है। मधुर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जघन्य अपराध करने के बाद पिता फरार है, क्या अभी तक पिता की कोई तलाश की पुलिस ने कर पाई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कानपुर में एक रिश्तों संसार करने वाला मामला सामने आया। बर्रा थाना क्षेत्र में एक सौतेले पिता ने भी अपनी बेटी के साथ रेप किया था और जिसको जब रेप किया था उसके बाद जब उसकी माँ काम पे गई थी, वो घर उसने देखा वो
जो बेटी थी वो बेटी से पूछा गया क्या है प्रोग्राम, तो बेटी ने पूरी पूरी बात बताई अपनी माँ को कि माँ 1 साल से जो मेरे पापा हैं सौतेले वो 1 साल में साथ गलत काम करते। इसकी तत्काल सूचना उनकी माँ ने और पीड़ित ने जाके थाने ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी तलाश करे, लेकिन आज दोपहर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया मधुर पूरी जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर से खबर बता रहे हैं, मां के काम पर जाते ही बेटी के साथ शारीरिक शोषण करता था आरोपी सौतेला पिता। वहीं देवरिया से खबर देवरिया से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक युवक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन समय के रहते पुलिसकर्मियों की सतर्कता ने उसकी जान बचा ली। और घटना कलेक्ट्रेट परिसर की बताई जा रही है, जहां कोतवाली क्षेत्र के मेहड़ा पुरवा निवासी ललित गोपाल शर्मा नाम के युवक ने प्रशासनिक उपेक्षा से आहत होकर खुद को आग के हवाले करने का प्रयास किया। ललित काफी समय से भूमि विवाद से जुड़ी समस्या को लेकर परेशान था और अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बाद भी जब समाधान नहीं हुआ तो उसने यह आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल युवक को पकड़ लिया और आत्मदाह को टाल दिया। वहीं सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने युवक को समझा बुझाकर शांत किया और मामले की जांच का भरोसा दिलाया। इस पूरे मामले ने एक बार फिर प्रशासनिक संवेदनशीलता और जन सुनवाई की प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद पीड़ित युवक को न्याय कब तक मिल पाता है। विपक्षी का 504 नंबर है, उससे हमसे कोई ताल्लुकात नहीं है। उसकी मकान 40 साल पहले बनी हुई है। उसके बावजूद हमको कोर्ट के आदेश के बाद डीएम ने मैंने कहा कि कोर्ट का आदेश ला दो, मैं खड़ा होकर बनवा दूंगा। उसके बाद भी हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद आए दिन इधर से उधर घुमा के साल भर से परेशान किया जा रहा है। बलिया से खबर बता देते हैं, जहां सऊदी अरब से हज यात्रियों को लेकर लखनऊ आ रही फ्लाइट के रनवे पर चिंगारी निकलने की घटना पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विमान 270 हज यात्री सवार थे और कुछ लैंडिंग के बाद कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आई, लेकिन सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अपने घर लौट चुके। ये बयान उस समय आया जब एयरपोर्ट पर घटी घटना के बाद यात्रियों और परिजनों में चिंता का माहौल था। मंत्री ने प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की तत्परता की भी सराहना की। वहीं देश में जातीय जनगणना की अधिसूचना जारी होने पर उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है और इससे सबका भला होगा। यह बयान हज यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उठ रही चिंताओं को शांत करने के साथ साथ सामाजिक संतुलन की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का समर्थन देने वाला था। देखिए, SV3112 जो सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट है जो हाजियों को लेकर लखनऊ लौटी थी, कल की बात है। ये 15 तारीख के सुबह 6:36 पर लैंड हुई और 270 यात्री लगभग थे उसमें। लेकिन लैंडिंग के बाद एक टेक्निकल थोड़ा सा एरर कुछ सामने आया। लैंडिंग के दौरान भी नहीं, लैंड हो जाने के बाद एक छोटा सा टेक्निकल एरर जो सामने आया, जिसको तुरंत ही समय रहते एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उसको रिकवर भी। सिरसा के डिंग और ऐलानाबाद थाना क्षेत्रों के गांव कमरपुरा, कोटलीवा, नीमला में पंचायती राज के 6 और ब्लॉक समिति के 7 पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव कराए गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को बेहतरीन कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुलिस आमजन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए असामाजिक तत्वों पर सख्ती से नजर बनाए रखती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार चलती रही। एसपी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। खबर सिरसा से, जहां नाथूसरी चौपटा स्थित शिव मंदिर धर्मशाला में ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के सृजन संगठन अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एआईसीसी के पर्यवेक्षक क्रिस्टोफर तिलक और कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह गोगी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में पर्यवेक्षक क्रिस्टोफर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वह कार्यकर्ताओं की राय लेने आए और यह फैसला कार्यकर्ताओं की राय पर आधारित होगा, ताकि जिलाध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन को मजबूती दे सके। सिरसा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी भी स्थान से पुनर्मतदान की कोई सूचना नहीं मिली और चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत नीमला में सर्वाधिक 92.61% मतदान दर्ज किया गया, जबकि रामपुरा विश्नोइया में 92.42% और कमरपुरा में 87% मतदान पूरा हुआ। पंचायत समिति सिरसा के वार्ड नंबर 17 में मतदान प्रतिशत 55% से अधिक रहा और परिणामों में ग्राम पंचायत नीमला से महेश कुमार ने 1416 वोट पाकर सरपंच पद पर जीत हासिल की। वहीं पालाराम को 1150 वोट मिले। कमरपुरा में रवीना ने 819 वोट पाकर सोनू 537 वोट से उनको हराया। रामपुरा विश्नोइया से डिम्पल ने 932 वोटों के साथ जीत दर्ज की, जबकि रवि को 700 वोट ही मिले। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से रही और मतदाताओं में उत्साह साफ तौर पर देखा गया। और अंबिकापुर से आ रही है खबर, जहां पर घर से निकले राजमिस्त्री की नाले में लाश मिली। न्यू बस स्टैंड स्थित 10 फीट गड्ढे में नाले में देखा जा रहा है कि लाश मिली है और परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मृतक की पहचान बल्केश्वर यादव के रूप में की गई है और जांच में जुटी पुलिस। गांधीनगर थाना क्षेत्र इलाके की घटना है। अंबिकापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, घर से निकले राजमिस्त्री का नाले में शव मिला। बताया जा रहा है कि न्यू बस स्टैंड के पास 10 फीट गहरे नाली में शव मिला है। और पेंड्रा थाना क्षेत्र के मझगवा गांव के पास बीती रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक कार सवार स्नेहिल गुप्ता, जो शराब के नशे में था, सामने से बाइकों को टक्कर मार दी। चारों मृतक धनपुर की ओर घूमने जा रहे थे। हादसे में मारे गए युवकों में एक गंगा राम का उसी दिन जन्मदिन भी था। जन्मदिन की खुशी मातम में बदल गई। लगभग कल रात को 11 बजे के करीब जो है एक्सीडेंट का केस लाया गया था, जिसमें से 3 व्यक्तियों को जो है मौके पे ही मृत घोषित किया गया और एक लड़की थी जिसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, सर की चोटें थी और काफ़ी हाथ पैरों में भी चोटें थी, और एक लड़का भी था जिसको सर में चोटें आई थी। लड़का तो हमारे पास भर्ती है और जो लड़की को है वो है ना आगे के इलाज के लिए हमने सिंध बिलासपुर के लिए रेफ़र किया हुआ है। नाम उसका नाम चौहान है
और कल वो रात में उसका बर्थडे था, तो बाबा बेकरी में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद छोड़ने के लिए वो धनपुर गया था। धनपुर से वापस आने के वापसी में इनका एक्सीडेंट हुआ और जो गाड़ी वाला था वो ब्रेजा में, ब्लैक कलर की ब्रेजा थी, वो बहुत पिया खाया रहा और वो भी 4 लोगों को ठोक के सब 4 की मृत्यु हो गई। दुख और ये बहुत ही दुखद है। कल रात में पेंड्रा से एक व्यक्ति हैं वो शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे, जैसे अभी प्रारंभिक जानकारी पता चली है, और 2 मोटरसाइकिल वाले जो मरवाही तरफ क्षेत्र से आ रहे थे उनको यहीं पर दुर्घटना कारित किए हुए हैं। और अभी खबर मिल रही, पहले तो 3 लोगों की डेथ हो गई थी, लेकिन अभी एक बार पता चला कि एक महिला जो जिनको लेकर गए थे अस्पताल, उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस तरह से 4 लोगों का दुखद घटना, इसमें हम लोग गंभीर धाराओं के तहत में अपराध पंजीकृत कर रहे हैं। और यह तस्वीर बालोद जिले के नेशनल हाईवे 30 धमतरी जगदलपुर मार्ग स्थित टोल प्लाजा से 200 मीटर पहले ग्राम जगतकरा की है। रिमझिम बारिश के दौरान तस्वीर में नजर आ रहे बाबा का नाम चरण दास उर्फ उपेंद्र दास कुशवाहा है, जो हिमालय के गंगोत्री से दंडवत यात्रा करते हुए रामेश्वरम जा रहे हैं। 6 जून 2023 को गंगोत्री धाम से यात्रा शुरू करने के बाद से अब तक बाबा तकरीबन 2000 किलोमीटर की दंडवत यात्रा पूरी कर चुके हैं और अभी इनकी यात्रा निरंतर जारी रहनी है। बाबा चरणदास के मुताबिक वे यह दंडवत यात्रा विश्व कल्याण और शांति की कामना से कर रहे हैं। जगतरा गांव पहुंचने के बाद से कुछ समाज सेवी निरंतर बाबा को सेवा भाव के साथ ठहरने और भोजन की व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। वहीं आवागमन करने वाले राहगीर बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।